प्रिय मित्रों, आज का न्यूज़पेपर मैंने देखा और फ्रंट पेज पे ही एक दुर्घटना का, बड़ी मार्मिक दुर्घटना का सूचना पढ़ने को मिली। एक स्टार्टअप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ सूचना सेठ के नाम से उन्होंने अपने 4 साल के पुत्र को समोदर किया, यानी कि उसको जान से मारा स्मोदरिंग से। स्मोदरिंग हम उसे कहते हैं जिसमें कोई तकिया लेकर के या हाथों से या किसी और चीज़ से व्यक्ति का नाक और मुंह दोनों बंद कर देते हैं, और नाक और मुंह दोनों बंद हो जाने से वह व्यक्ति श्वास नहीं ले पाता, अतः जो ऑक्सीजन है वह शरीर में नहीं जा पाती। इसलिए 2-3 मिनट में ही उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है अगर उसका सांस बंद रहता है तो। किसी एडल्ट में तो स्मोदरिंग करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो भी आगे से रेजिस्टेंस देगा, लड़ेगा, रोकने की कोशिश करेगा। लेकिन कमज़ोर लोगों में, जैसे कोई वृद्ध है या कोई बच्चा है या कोई पैरालाइज्ड है, असहाय है, बीमार है, ऐसी परिस्थितियों में जहां व्यक्ति अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता, वो है वायलेंस का प्रत्युत्तर नहीं दे सकता, तो ऐसे केसेस में हाथ से या हाथों से या फिर तकिए जैसी चीज़ से या किसी और कपड़े से या किसी जैसे टॉवल वगैरह से दूसरा व्यक्ति इस कमज़ोर व्यक्ति का नाक और मुंह बंद करके और 2-3 मिनट तक अगर रखेगा तो उसकी डेथ हो जाएगी स्मोदरिंग से। इसको हम स्मोदरिंग कहते हैं। अब इसमें जब मरने वाला या जिस पर अटैक किया जाता है या मृतक व्यक्ति जो होता है वो अक्सर कमज़ोर होता है, वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाता, और कोई दूसरी ज़्यादा इसलिए इंजरीज भी नहीं आती हैं, यानी कि मार्क्स ऑफ स्ट्रगल भी इनमें ज़्यादा नहीं होते। अब जैसे इसी केस में एक छोटे बच्चे के ऊपर तकिया लेकर मुंह पर रख कर के कोई अगर दबा दे तो वो बच्चा अपने प्रतिरोध में कोई प्रतिक्रिया नहीं कर पाएगा और उसका नाक पे प्रेशर पड़ेगा, जिससे उसका सांस बंद हो जाएगा, मुंह जो है उस पर प्रेशर पड़ेगा, तो ओरल जो कैपेसिटी रेस्पिरेशन रहने की रहती है वो भी ख़त्म हो जाती है, और इस तरह व्यक्ति पूर्णतया समोदर होकर के एस्फिक्सिया से, सांस घुटने से उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसा ही इस बच्चे के साथ हुआ। उसके उपरांत मदर ने, यानी कि सूचना ने, अपनी दोनों जो नाड़ियाँ होती हैं रिस्ट पे, जो 2 जिनसे अक्सर हम जहाँ पे हाथ रख के देखते हैं कि हृदय की गति कैसी चल रही है, पल्स होती है जहाँ पे, उन आर्टरीज को उसने काट लिया, और जब गश ऑफ ब्लड उनसे बाहर आया तो शायद वो घबरा गई। ऐसा जैसा कि अखबार वालों ने अंदाज़ लगाया है, जो भी वहाँ पे मौके पे होंगे, कि या तो वो घबरा गई और वो उस बच्चे को एक थैले में रख कर के और भागने के प्रयत्न में पकड़ी गई। कारण इसका ये समझा गया कि पति पत्नी में डाइवर्स की स्थिति थी और बच्चे की कस्टडी जो है उसको लेकर के काफ़ी
पति और पत्नी के बीच में या माँ या बाप के बीच में काफ़ी संग्राम चल रहा था, झगड़ा चल रहा था। तो इस सब से निराश होकर के इन्होंने अपने आप बच्चे को मारकर और फिर अपने आप को समाप्त करने का निर्णय किया होगा। लेकिन स्वयं का सुसाइड इतना उनको नहीं कर पाए, बिकॉज दोनों रेडियल आर्टरी कटने के बाद में आदमी को आराम से काफ़ी देर तक लेटना पड़ता है, जिससे कि हर हार्ट बीट के साथ में ब्लड आता जाए, टिल जो है फैटल शॉक में व्यक्ति चला जाए और खून की कमी से हृदय की गति लास्ट में बंद हो जाए और व्यक्ति की मृत्यु हो जाए। वैसे तो ये पेनलेस मेथड है, लेकिन फिर भी व्यक्ति को काफ़ी भय लगता है जब हर एक हार्ट बीट के साथ में फोर्स से ब्लड उन आर्टरी से बाहर आता है, अगर वो पूरी कट गई हैं तो। शायद ऐसा कुछ हुआ होगा, यह अंदाज मैं अखबार की जो न्यूज़ आई है उससे लगा रहा हूँ। यह घटना और यह सूचना मन को बहुत ही निराश करने वाली थी, जहाँ पति और पत्नी के कारण उनका जो 4 साल का बच्चा है वो बलि पे चढ़ा। अब तक शायद आपको ये जाहिर हो ही गया होगा और मुझे कुछ आप समझ भी गए होंगे कि मैं कितना प्रो फैमिली इंस्टीट्यूशन हूँ और मैं भारतीय मापदंडों के, सामाजिक मापदंडों की कितनी रिस्पेक्ट करता हूँ। क्योंकि मेरा पूरा विश्वास है कि जब तक यह समाज संगठित का मतलब ये नहीं कि एकजुट होकर के जैसे आर्मी की रचना होती है उस तरह से नहीं। लोक संग्रह का मतलब यह है कि सभी लोग जो समाज के नियम कानून कायदे हैं वह मान रहे हैं और उनकी मानसिक स्थिति ठीक से है। संगठित समाज का यही एक होता है कि जो एक साथ रहकर भी सबके हितों का और अपने हितों का भी पूरा ध्यान जब रख पाते हैं तो उसको हम संगठित, जिन ऐसे व्यक्तियों का जो संग्रह में रह रहे हैं, मिलकर के रह रहे हैं और स्वयं के सुख की और सबके सुख की मदद कर रहे हैं, उसको प्राप्त करने की। ठीक। तो इस तरह से मैं, आप लोग समझ चुके हैं कि प्रो मैरिज इंस्टीट्यूशन हूँ और मैं अपने मन से मानता हूँ कि समाज की जितनी भी एथिक्स और नॉर्म्स हैं उनको मानना या मानने से ही यह मानव समाज बच पाएगा या यह मानव समाज संग्रहित रह पाएगा। इसीलिए हमारे शास्त्रों में, गीता में भी सब जगह जन संग्रह की बात की गई, क्योंकि समाज तभी चलता है जब यह संग्रहित रहता है। यानी कि जब सब लोग प्यार से, ममता से, सब सुख पूर्वक एक दूसरे का ध्यान रखते हुए इस समाज में जीते हैं, तभी तक समाज संग्रहित रहता है। और जब तक समाज संग्रहित रहता है तभी तक वो टिकता है। असंगठित समाज देर सवेर समाप्त हो जाता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद में जो यूरोप का और अमेरिका का जो वैल्यू का समाप्त हुई, जो वैल्यू सिस्टम, एथिकल सिस्टम, जो पुराने जितने नियम थे उनको लोगों ने तोड़ा और नया एक स्वच्छंदता का वातावरण
बना, वो बना तो शायद इसलिए था कि दोबारा से ऐसी मानसिकता इंसान की नए बन जाए कि फिर दोबारा युद्ध हो। इसीलिए एक संस्था इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के लिए यूएनओ में गठित की गई, जिसमें काफ़ी देशों के विद्वान लोग शामिल किए गए थे और उन्होंने एक राइट्स का चार्टर भी बनाया। लेकिन उस चार्टर को बनाते वक्त वो इस बात को भूल गए या उनको इतना एक्सपीरियंस या एहसास नहीं था, या वो इतने लोगों को मारकर स्वयं इतने विक्षिप्त हो चुके थे कि उनको लगा कि शायद वो जो नई सभ्यता या नए विचार समाज में ला रहे हैं, इंडिविजुअलिस्टिक का, यूनिटरी लिविंग का, वो शायद समाज को बदल देगा और समाज की जितनी भी समस्याएं हैं वो समाप्त हो जाएंगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, हम देख रहे हैं। यह विचार बना यूएनओ में और ये प्रफुल्लित हुआ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, और वहाँ का समाज जिस तरह का जो रूप आज धारण कर चुका है, उस रूप को पूरे देशों ने, राष्ट्रों ने उसको एक आइडियल देश मान करके उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। और जो बात शुरुआत हुई थी नमस्ते की जगह या हेलो की जगह हाय से 60s और 70s में, वह इस कदर नग्नता तक पहुंच गए कि आज किसी भी औरत को अपना पूरा शरीर दिखाने में स्वाभिमान महसूस होता है, शर्म नहीं। अब जब लोगों को इतनी स्वच्छंदता आपने दे दी, फिर हम ये एक्सपेक्ट करें कि दो लोग प्यार से रह पाएंगे एक ही जगह पर, वो संभव नहीं हो पाता। पति अपने आप को एक यूनिटरी सिस्टम मानता है, पत्नी अपने आप को दूसरा यूनिटरी सिस्टम मानती है। उसकी अपनी आवश्यकताएं हैं, उसकी अपनी आवश्यकता है, उसके अपने विचार हैं, उसको अपने विचार हैं। इन विचारों का एक दूसरे के लिए वो बलिदान नहीं करना चाहते, और फिर दोनों का झगड़ा उठता है। बच्चे जो हैं, जो इंसान की सबसे कीमती चीज़ जो रहती है, उन पे सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। अब आप सोचिए, अगर आपने दोनों ने मिलके बच्चा पैदा किया है और फिर आप दोनों अलग हो गए, डाइवर्स हो गया, तो उस बच्चे का क्या होगा, उसकी मानसिकता क्या होगी, और फिर दोनों ने अलग अलग शादी कर दी तो उसकी मानसिकता क्या रहेगी। और फिर सबसे बड़ा अस्वाद, बच्चा अपने माँ बाप को एक आइडियल रूप में देखना चाहता है। कोई भी बच्चा जब उसे अच्छी तरह से होश आता है तो अपने पेरेंट्स को एक आइडियल पेरेंट्स के रूप में देखना चाहता है, या दूसरे शब्दों में उसकी जितनी भी प्रेरणा है वो अपने माँ बाप में ही नज़र आनी चाहिए और वो देखना चाहता है। जब वो नहीं मिलता तो वो खुद भी अभ्रंशित होना शुरू हो जाता है, खुद भी कंफ्यूज होना शुरू हो जाता है। उसके मन में समझ में नहीं आता है कि वो पिता से या माता से किस संबंध तक किस तरह से डील करे, और उसका स्वयं का सही क्या है, राइट क्या, गलत क्या है, उसका निर्णय करने की क्षमता भ्रमित हो जाती है। अब वो अपने नए मापदंड अपने आधार पर बनाना चाहता है, और बाकी के समाज से इंटरेक्शन करने पर जब चारों तरफ उसे इसी तरह का माहौल मिलता है तो वो बिल्कुल से अपने स्वयं को भूल करके वो किसी अलग
तरह के समाज में चला जाता है। यह वास्तविकता है, यह वास्तविकता है। इसको मैं इतनी तक बात कहूँगा कि मैं इंग्लैंड में जब 1989 में फर्स्ट टाइम गया था बाहर यूरोप की तरफ, तो वहाँ जो हमारे कुछ इंटरेक्शन करने वाले प्रोफेसर्स थे, वो हमारे नमस्कार करने पे और आदर और सम्मान दिखाने पर उनको बहुत अजीब सा लगता था कि उनको ये आश्चर्य लगता था कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को इतना सम्मान कैसे दे सकता है। और बातों बातों में बताते थे, मुझे तो बताया कम से कम, कि इतना सम्मान देना किसी को अच्छा नहीं है। अपने कहा, आप हमारे टीचर हैं अभी आज की तारीख में, यह सम्मान आपके लिए नहीं है, ये अपने अध्यापक के लिए है, उसके लिए जो चीज़ हम आपसे सीख रहे हैं। और यह हमारी कल्चर है, नमस्कार करना, धन्यवाद देना, या अपने टीचर की रिस्पेक्ट करना। यह सब हमारे जीवन की एक आम बात है, ये एक हमारे व्यवहार का साधारण भाग है। लेकिन मैं उनको नहीं समझा पाया 89 में। अब तो पता नहीं क्या परिस्थिति होगी, क्योंकि दोबारा मैं कभी उन लोगों से मिला नहीं। इसी तरह से मुझे याद है 72 में कुछ जापानीज टीचर्स जो हैं, प्रोफेसर्स जो हैं, वो इंडिया आए थे एम्स देखने के लिए। तो मुझे नियुक्त कर दिया गया उन लोगों को ज़रा एम्स दिखाने के लिए। मैं नया असिस्टेंट प्रोफेसर बना था, और जब मैं उनको लेकर के बाहर की तरफ निकल रहा था हमारे मेन गेट से, तो कुछ जापानी छात्र भी आए हुए थे। ये तीनों प्रोफेसर्स झुक करके गेट पे खड़े हुए, जैसा उनका अपने जूनियर्स को देख करके जो सम्मान का या प्यार का शो करने का तरीका था, उस मुद्रा में। लेकिन वो सारे छात्र हंसते कूदते वहाँ साइडों से निकल गए। उन्होंने किसी ने भी उनके द्वारा जापानीज ढंग से जो अभिवादन किया था उसका जवाब नहीं दिया। उन्होंने बहुत दुखी होकर मुझे कहा, The America is taking us over culturally। मुझे अच्छी तरह से याद है जब फोरेंसिक एक्सपर्ट कीथ सिम्पसन हिंदुस्तान आए थे। वो आज़ादी से पहले काफ़ी बार आए थे, और 47 के बाद वो फर्स्ट टाइम हिंदुस्तान देखने के लिए आए थे, वो जगहें जो उन्होंने पहले देखी थी। तो डॉक्टर कीथ सिम्पसन ने मुझे बड़े स्पष्ट रूप में बात करते हुए कहा था कि ये अमेरिकन्स नहीं कहा था उसने, ये यंकीज पूरे यूरोप को बर्बाद करके छोड़ेंगे। वो बोला, हमारा सारा अभिवादन का तरीका, ब्रिटिश तो बहुत कल्चर्ड लोग थे, उनकी तो हर स्थिति के लिए, परिस्थिति के लिए अपने कुछ नियम थे, लेकिन वो सब समाप्त हो रहे थे। ऐसा कीथ सिम्पसन ने मेरे को कहा, और कहा कि देखो, तुम देखोगे, क्योंकि स्वयं वो काफ़ी वृद्ध थे उस वक्त, 70 से ऊपर ही शायद उनकी उम्र रही होगी। तो उन्होंने कहा, तुम देखोगे कि एक दिन इंग्लैंड जो है और यूरोप जो है वो यंकीज से भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, यानी कि अमेरिकन से भी ज़्यादा बदतर स्थिति में सभ्यता के हिसाब से हो जाएगा।
वह वहाँ हो भी रहा है और यहाँ भी हो रहा है। और उसी के कारण ये सब घटनाएं इस भयंकर रूप में, जैसे कि ये बेंगलोर की घटना है, मतलब व्यक्ति बेंगलोर की थी, लेडी बेंगलोर से थी, लेकिन ये काम अपना गोवा में कर रही थी। इनका जो स्टार्टअप था वो गोवा में था। अभी 4 साल का बच्चा हुआ नहीं और दोनों हस्बैंड वाइफ में डाइवर्स भी हो गया और अब क्वेश्चन ऑफ कस्टडी ऑफ द चाइल्ड भी हो गया। ये सब क्या है? इस तरह हम कहाँ किस तरह का समाज बनाएंगे और ले जाएंगे? आने वाली पीढ़ी भ्रमित हो जाएगी, उसे कुछ नहीं समझ में आएगा सिवाय अपने आप के। और मैं और मेरा सुख, मेरा प्लेजर, वही उस जीवन का आधार बन जाएगा। सैक्रिफाइस या दूसरों के लिए कुछ करने की जो तमन्ना, जो सबसे ज़्यादा आनंदित करने वाली क्रिया होती है, वो सब क्रियाएं विलुप्त हो जाएंगी, लुप्त हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। व्यक्ति का मानस सिर्फ स्वयं तक केंद्रित हो जाएगा। फिर उन्हें अपनी पत्नी को या पति पत्नी को, कोई किसी को टॉलरेट नहीं कर पाएगा। हम जो 5 भाई, 2 बहनें, 7 लोग और फिर और भी काफ़ी इधर रिश्तेदार अपने घर में रह करके बड़े होते आए, और जो प्यार ममता का एक हम लोगों ने सबक सीखा, वह सारा आनंद इस सभ्यता से खत्म, मानव सभ्यता से समाप्त ही होता जा रहा है, ऐसा दिख रहा है। मैं आप सब पाठकों से इस बात के लिए प्रार्थना करूंगा कि आप लोग भी कुछ सोचें। इस समाज में क्या हो रहा है, हमारे समाज में क्या हो रहा है? क्योंकि हम कोई 500 साल, 1000 साल की संस्था नहीं है। हमारी संस्था कम से कम 10,000 साल के तो प्रमाण हमें यहाँ पे अवेलेबल है। हम एक बहुत पुरानी सभ्यता, संस्कृति और मापदंडों से जीने वाले लोग रहे हैं। इस तरह की घटनाएं हमें झकझोर देती हैं। उनको खाली एक मनोरंजन का साधन बना करके या क्यूरियोसिटी जैसे व्यक्ति की रहती है, उसको उसके प्राप्ति हेतु आप इसको सिर्फ एक कहानी मात्र समझ के ही न चले। इस पे बहुत ही अत्यधिक गंभीरता से सोचें। ये बहुत ही सोचने लायक बात है, लेकिन मुझे दुख है कि आज इस दृष्टि से, इस ढंग से कोई भी नहीं सोच रहा, और पता नहीं समाज कहाँ किधर जाएगा और अंततो गत्वा यह हमें कहाँ पे जाके विराम देगी। ये एक सोचने की बात है। धन्यवाद।